Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at important news from the Hindu as well as Indian Express. So students, आज है 24 सितंबर और आज के दोनों ही न्यूज़पेपर में कुछ बहुत अच्छी न्यूज आई हैं, तो हम दोनों न्यूज को अच्छे से कवर करेंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज एंड द फर्स्ट न्यूज व्हिच आई एम टेकिंग इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसके अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली के सेशन में ये कहा है कि इट इज इंडिया एंड चाइना विच इज बेसिकली फ्यूलिंग द रशिया यूक्रेन वॉर एंड हाउ दे आर फ्यूलिंग इट बाय टेकिंग फ्यूल फ्रॉम रशिया. तो रशिया से चीपर ऑयल ले रहे हैं, ये उससे वो प्रॉफिट बना रहे हैं और फिर उसको आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं. और ये जो पर्टिकुलर ऑयल वो बाय कर रहे हैं फ्रॉम रशिया, रशिया की इकोनॉमी इस वजह से आपकी स्टेबलाइज है. तो ऑल दो यूरोप और यूएस उसके ऊपर पे सैंक्शंस पुट कर रहा है, फिर भी रशियन इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है, जिस वजह से रशिया जो है वो प्रेशराइज नहीं हो पा रहा है कि वो कोई एक्शन ले. ओके तो इस वजह से यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना जो है ये फंडर्स हैं, दीज आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ द रशियन वॉर. एंड इसके लिए यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करी है, बिकॉज चाइना को वो टारगेट करके देख चुके हैं. बट चाइना अपने आप में बहुत पावरफुल है, यूएस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर पे, बट ऐसी कोई डिपेंडेंसी इंडिया के साथ में नहीं है. तो अभी इंडिया को वो यहां पे प्रेशराइज कर रहा है सो दैट कि वो जो पर्टिकुलर रशिया से ऑयल बाय कर रहा है वो बाय करना छोड़ दे, अदरवाइज उसकी ऑयल कंपनीज पे, उसके बैंक्स के ऊपर पे इकोनॉमिक सैंक्शंस पुट अप कर दिए जाएंगे, जिससे इंडियन इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है. और इसी चीज के लिए यहां पे जनरल असेंबली के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करा है और आगे और भी ज्यादा एक्सट्रीम एक्शंस लेने के लिए यहां पे वार्न करा है. यहां पे बेसिकली इंडिया को और चाइना को यहां पे एक टाइप ऑफ धमकी दी है कि अगर आप नहीं लेते हो तो हम और भी ज्यादा सैंक्शंस लगा सकते हैं. पॉसिबली इंडिया के ऊपर पे सैंक्शंस लगने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज यहां पे जो इंडिया है वो यूएस को इतना डिपेंडेंट अपने पे करता नहीं है, बट चाइना जो है वो यूएस को बहुत ज्यादा अपने ऊपर पे डिपेंडेंट कर चुका है. तो इट इज बिलीव्ड कि शायद इंडिया को अगर वो साइडलाइन कर दे रशिया के साथ में, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में रशिया की इकोनॉमी पे और फाइनली रशिया के ऊपर पे प्रेशर पड़ेगा टू ब्रिंग रशिया यूक्रेन वॉर टू एन एंड. ओके तो ये तो है इस न्यूज का कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है. बट इसके अलावा यू शुड नो सम स्पेसिफिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू. फॉर एग्जांपल यू शुड नो कि आफ्टर द लास्ट टैरिफ हाइक अब टोटल हमारे ऊपर पे टैरिफ कितना परसेंट हो चुका है. तो एक तो होता है कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग आपका टैरिफ हो सकता है, बट अगर एक बेसिक टैरिफ की बात करी जाए तो यहां पे यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट में 25% तो बेसिक टैरिफ लगाया हुआ है, प्लस 25% का पेनल्टी टैरिफ, पीनल टैरिफ लगाया हुआ है. यानी टोटल टैरिफ हमारे ऊपर पे है फ्रॉम यूएस टू बी 50%. एंड दिस इज सो बैड फॉर इंडिया, बिकॉज अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर की बात करें, इंडिया के अगर लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर की बात करें तो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया का यूएस ही है. पॉसिबली जो आपको नेक्स्ट ईयर के फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे उसमें ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है ये चाइना के साथ एक्सचेंज हो चुकी होगी, बिकॉज अगर इतने टैरिफ्स लगेंगे, इतना ज्यादा हमारी बिटरनेस है ये रिलेशनशिप के अंदर में, तो ट्रेड भी इंडिया और यूएस का सफर करेगा. तो शायद हमारा जो ट्रेड है यूएस के साथ में वो अब थोड़ा कम हो जाए. और यूएस के साथ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया यूएस का, और यहाँ पे हम यूएस के साथ में सरप्लस भी इंजॉय करते हैं. सरप्लस एंजॉय करने का मतलब कि जितना हम उससे इंपोर्ट नहीं करते उससे ज्यादा हम यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये सरप्लस है, ये भी इंडिया को थोड़ा बहुत कुशन देता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में, फॉरेन अकाउंट्स के अंदर में, करंट अकाउंट के अंदर में. बट ये सरप्लस भी अब हमारा एंड हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एडेड पीनल टैरिफ. और यहाँ पे जो यूएस है दे आर थ्रेटनिंग कि वो हम पे और भी ज्यादा सेकेंडरी टैरिफ पेनल्टीज लगा सकता है जो भी रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया वुड ऑल्सो बी वन ऑफ द कंट्री जिसके ऊपर पे फेस होगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अलावा यूएस ने करी है वो है जो हमें चाबहार पोर्ट में जो हमें बेसिकली एक वेवर मिला हुआ था ईरान में डेवलप करने के लिए. तो अगर आप कोई भी कंट्री अगर ईरान में ट्रेड करता है, वहां से कुछ भी इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन करता है, तो उसके ऊपर पे यूएस सैंक्शंस लगाता है.
Okay, so there are US sanctions on Iran. However, India was the only country जिसको exempt किया गया था from these particular tariff या और from these particular sanctions. और ये जो चाहबार पोर्ट का वेवर है वो भी अब एंड हो गया है. तो आपसे क्वेश्चन मेरा जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आप ये मत समझिए कि आपको अब आंसर याद हो गए हैं तो ये क्वेश्चन अब शायद ही आएंगे. आपके लिए इजी हो गए, बट एग्जामिनर के पर्टिकुलर व्यू से वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि चाबहार पोर्ट पे 2 टर्मिनल्स हैं, इंडिया कौन से टर्मिनल को डेवलप कर रहा है. ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए. ओके, तो इस तरीके से इंडिया आपका जो यूएस है वो अपने नेशनल लॉज को यूज करके यहाँ पे इंडिया को कहीं ना कहीं थ्रेटन करना चाहता है, और फिर वहां पे वो रशिया को साइलेंट करना चाहता है थ्रू दी चैनल ऑफ इंडिया ऑल्सो. ओके, अब यू शुड ऑल्सो नो विच इज गोइंग टू बी द सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं. तो यूएस जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है. इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है विद रिगार्ड टू टेक्सटाइल्स, स्पेसिफिकली जेम्स एंड ज्वेलरी एंड अदर लेबर इंटेंसिव गुड्स ऑल्सो. तो जैसे लेदर गुड्स को ये सब भी इंडिया बहुत सारा वहां पे ट्रांसपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर गुड्स को भी इंडिया वहां पे ट्रांसफर करता है. तो जब हमारे ये पर्टिकुलर गुड्स पे भी 50% तक का टैरिफ लगेगा तो ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में अनकॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, और इस वजह से यहां पे इंडिया को बहुत बड़े लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा इंपैक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, तो वो टेक्सटाइल नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी जेम्स एंड ज्वेलरी. तो ये अलग से कहीं लिख लेना. आई होप आप अगर देख रहे हैं तो नोट्स भी बना रहे होंगे. तो जेम्स एंड ज्वेलरी इज द सेक्शन जो बेसिकली सेक्टर विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज यहां पे जो यूएस इट्स अ बिग पर्टिकुलर बायर ऑफ फिनिश जेम्स एंड ज्वेलरी ऑफ इंडिया. ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. अब बिकॉज यहां पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली में दिए हैं, तो हम एक बार का यूएन का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं. तो वैसे तो आई नो आप सबको पता होगा, तो आप कुछ के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं. तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये मुझे आप बताइए. नॉट जस्ट द ईयर बट विद द प्रॉपर डेट एंड मंथ. ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये भी बता दीजिए. यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर मतलब मैं जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर पूछ रहा हूं. वैसे सारी यूएन की मेन बॉडीज आपके एक ही जगह पे है, तो हेडक्वार्टर कहां पे है और इसका फॉर्मेशन क्या है. अब यहां पे यूएनओ की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है विच मींस दीज आर द बॉडीज जो मिलके यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए, एंड आई वुड वांट कि अगर आपको जानना है और बिल्कुल ही नहीं पता है तो आप खुद से विकिपीडिया पेज पढ़िए या चैट जीपीटी से सीधे पूछ लीजिए, सो दैट 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको भी पता हो. अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में है तो वहीं पे आप क्लैरिफाई कर लें. ठीक है, बट यूएन जनरल असेंबली जिसमें जितने भी यूएन मेंबर्स होते हैं वो सब जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं, और यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए हैं वो जनरल असेंबली के अंदर में ही दिए हैं. ओके, इसका एक पर्टिकुलर सेशन होता है एवरी ईयर सितंबर मंथ में. तो एक और क्वेश्चन आपके लिए हो गया, ये जो पर्टिकुलर सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ये कौन से नंबर का सेशन है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए सेशन कौन सा है. नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. एज द नेम सजेस्ट जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इसको आप सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं मिप्स से. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिप्स है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. मिप्स से आप इसको याद कर सकते हैं. सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पस क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं. टोटल पूछा है, परमानेंट नहीं पूछा है. टोटल मेंबर्स कितने होते हैं. थर्ड पे आ जाते हैं. थर्ड एक बॉडी है इकोसॉक. बहुत सिंपल है याद करना. इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल. ठीक है, तो यूएन इकोसॉक जो है ये वो पर्टिकुलर बॉडी, आपने सुना होगा यूनेस्को सुना होगा, यूनिसेफ सुना होगा, डब्ल्यूएचओ सुना होगा. ये सब क्या है, ये सब यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं. तो इकोसॉक के साथ मिलके इकोसॉक जो है ये क्या करता है, इट फंक्शंस अलोंग विथ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी. फंक्शन कह लीजिए या कह लीजिए कि कोऑर्डिनेट करता है उन सबके साथ में. तो यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए वी हैव इकोसॉक. देन अनदर इंपॉर्टेंट वन इज योर ट्रस्टीशिप काउंसिल. नाउ इट इज डिफंक्ट. नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस बिकॉज इसका काम था कि जो आपके
कॉलोनाइज कंट्री थी उनको कैसे हमें अकोमोडेट करना है, उन्हें कैसे हमें मेन स्ट्रीम में पुटअप करना है विद दी अदर कंट्रीज। तो उसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल थी टू ब्रिंग वर्ल्ड आउट ऑफ द कॉलोनाइजेशन माइंडसेट। ओके, इसके बाद आ जाता है सेक्रेटेरिएट। अब सेक्रेटेरिएट तो डे टू डे वर्क के लिए जो सेक्रेटरीज होते हैं उनका जॉब, तो आप ये कह सकते हैं कि जो यूएन जनरल असेंबली या ओवरऑल यूनाइटेड नेशन है वो वर्क कैसे करता है, वो करता है सेक्रेटेरिएट के थ्रू। और फाइनली लास्ट है आपका आईसीजे, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कह देते हैं और यूएन कोर्ट भी कह देते हैं। So it is also known as World Court और your United Nation Court also ICJ। ICJ हम कई बार कर चुके हैं, अगर आपने प्लीज नहीं करा है तो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा और कभी ना कभी किसी सेशन में ICJ भी फिर से हम कर लेंगे, ठीक है। गुड न्यूज फॉर यूएस की अभी हमने पिछले संडे को आपका जीके मैराथन सेशन रखा था एंड वी हैड अ वेरी गुड रिस्पांस। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक वो जीके मैराथन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 5 आवर का वीडियो है, वो 1.5 स्केल पे देख सकते हैं। जैन से लेके अगस्त तक के करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए थे। जो टॉपिक्स बच गए हैं, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच चुके हैं अगस्त तक के भी, उनको हम जीके मैराथन पार्ट 2 जब रिलीज करेंगे उसमें करेंगे और पॉसिबली वो अक्टूबर एंड में कराया जाएगा आफ्टर योर दिवाली ब्रेक, सो दैट आप जो दिवाली में एंजॉय करके आए और शायद पढ़ने का मूड कम हो तो वापस से वो रिदम में लाने के लिए, वापस से आपका हमारे थ्रू रिवीजन कराने के लिए जीके मैराथन हम पॉसिबली तब करेंगे। हो सकता है पहले कर दें, तो दिवाली के बाद तो एक और जीके मैराथन पक्का होगा। तो जो बाकी के टॉपिक्स थे अगस्त तक के जो रह गए थे वो कंप्लीट करे जाएंगे एंड प्लस जो आगे के मंथ के, जैसे अगस्त के मंथ के, सितंबर के, अक्टूबर के जो भी पर्टिकुलर टॉपिक तब तक होंगे एकदम लेटेस्ट तक हम उसमें कवर कर लेंगे। ओके, तो प्लीज उसका भी ध्यान रखना। तो आईसीजे जो है इसको हम वर्ल्ड कोर्ट या यूएन कोर्ट कहते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो है, चलो ये बता देता हूं मैं, वो है द हेग। द हेग के अंदर में, नीदरलैंड्स के अंदर में। बट इन पांचों का हेडक्वार्टर या यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर सबका एक ही जगह, सबका एक ही जगह। ओके, तो यहां पे ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जनरल असेंबली में दिया था और यहां पे इस बार का जनरल असेंबली का सेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इजराइल पैलेस्टीन इश्यू के अंदर में भी बहुत सारे कंट्रीज ने, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने जो पैलेस्टीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि अगर गाजा के अंदर में इजराइल ने अटैक्स कंटिन्यू रखे तो दे विल पॉसिबली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन इन द अपकमिंग जनरल असेंबली सेशन। और सितंबर में जनरल असेंबली सेशन होता है। कल के पर्टिकुलर डे में 5-6 कंट्रीज ने पैलेस्टीन को एज अ कंट्री, एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करा है। तो उस न्यूज को भी आज हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं, उनको किस तरीके से याद किया जा सकता है, किस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो रेदर देन पैनिकिंग की मुझे नहीं पता है कैसे आप उनके आंसर निकाल सकते हैं, वो भी हम समझेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज हो चुकी है हमारे लिए, विच इज आई एम श्योर आपने न्यूज में पढ़ा होगा, बट इसका बैकग्राउंड क्या है, किस किस टाइप के वीजास होते हैं, किस तरीके से वो इंडिया पे इंपैक्ट कर सकता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज वीजास, ये हमें समझना होगा। ओके, पहली चीज तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि वीजा एग्जैक्टली क्या होता है। तो वीजा जो होता है, अब आप सबको लगता है वीजा कार्ड है तो पेमेंट करने का कोई मैकेनिज्म होता होगा, बट वीजा इज बेसिकली अ टाइप ऑफ परमिशन और ये होती है परमिशन बाय अ कंट्री, permission by a country to allow a person to enter it। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो यूएस की गवर्नमेंट, यूएस का जो डिपार्टमेंट होगा आपका इमिग्रेशन का, वो आपका पासपोर्ट के ऊपर पे आपको परमिशन देगा और उस परमिशन को ही वीजा बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे यूएस बिकॉज सबकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रही है एंड इट इज ओनली रिसेंटली दैट इट हैज स्टार्टेड टू बेसिकली अपोज इमिग्रेशन। अदरवाइज यूएस वाज कंसिडर्ड एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स ओनली। और आज के टाइम में जो हमें मना कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है या बाकी के जो आपको व्हाइट्स वहां दिखते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ यूएसए। वहां पे पहले जो लोकल्स थे, रेड इंडियंस वहां पे रहते थे और रेड इंडियंस भी यूरोपियंस ने उनको नाम दिया था बिकॉज यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस वाज कमिंग टू इंडिया और समहाउ ही वेंट देयर एंड रीच यूएसए एंड बिकॉज ही थॉट कि वो इंडिया में है, इनका कलर रेड है, तो उस पर्सन ने उनको रेड इंडियंस डिक्लेयर कर दिया।
ओके बट उन्होंने भी जो आपको जो आज के टाइम में सारे यूएस के वाइट्स जो आपको दिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ऑल ऑफ देम वर यूरोपियन इमिग्रेंट्स जो आपके 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में वहां पे पहुंचे थे। ओके एंड आज वो खुद ही क्लेम करते हैं। इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्टिकुलर पैटर्नेज है वो भी आपका जर्मनी का ही है, तो वो जर्मनी से ही निकला हुआ पर्टिकुलर फैमिली है। ओके एनीवे, तो यहाँ पे यूएस वीजा डिबेट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वीजा इज बेसिकली परमिशन फ्रॉम द रिसीविंग कंट्री। जब आप किसी कंट्री को विजिट करते हो तो उसके लिए आपको वीजा का लेना पड़ता है। अब बिकॉज यूएस इज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, तो वहां पे रिसेंटली उन्होंने कुछ वीजा टाइप्स इनिशिएट करे थे। रिसेंटली से मतलब अभी नहीं, बहुत टाइम हो चुका है। और इस पर्टिकुलर वीजा के थ्रू डिफरेंट स्किल्ड लेवल के जो वर्कर्स हैं उनको यूएस की कंपनीज यूएस के अंदर में टेम्परेली बुलाने के लिए, टेम्परेली काम करने के लिए बुला सकती है। ओके तो यहां पे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कौन कौन से वीजास हैं। तो एक वीजा जो सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा हम न्यूज में सुनते हैं वो है H1B वीजा, वो है H1B वीजा। बट दिस इज नॉट दी ओनली वीजा टाइप जो यूएस यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और भी कई होंगे बट हमारे इंडिया के लिए रेलिवेंट है। एक है H1 वीजा, एक है L1 वीजा और एक है F1 वीजा। इसका फॉर्मूला 1 से कोई लेना देना नहीं है, ये बस जो उनका एक्ट है उसमें जो पर्टिकुलर प्रोविजन दिए वो ABCD के फॉर्म में है। तो जो H नंबर पे है तो H1B वीजा टाइप एक होता है, एक L1 टाइप का वीजा होता है, L2 भी होगा, L3 भी होगा, और एक ऐसे होता है F1 टाइप वीजा। ओके तो ये डिफरेंट पर्टिकुलर वीजास को हम समझेंगे। ओके तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या करा गया है, H1B वीजा इज द वीजा टाइप, इट इज द वीजा टाइप जो सबसे ज्यादा इंडियंस प्रेफर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इसके अंदर में आपको इजियर एक्सेस मिल जाता है यूएस के अंदर में एक्सक्यूज मी, इजियर एक्सेस मिल जाता है आपको अगर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हो। अगर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हो तो आपको इजीली ये पर्टिकुलर वीजा मिल जाता है। एंड बिकॉज इंडिया सर्विसेज में बहुत स्ट्रांग है तो इंडिया हैज बीन सेंडिंग इंडियंस टू यूएस सिंस एटलीस्ट द 1980s, मतलब लार्ज नंबर में 80s 90s में योर कंपनी लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ऑल ऑफ दीज हैव आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूएस कंपनीज। और उसके लिए बहुत बार ये पर्टिकुलर जो पर्सन्स होते हैं, इंडियंस होते हैं, ये यूएस भी चले जाते हैं ऑन अ वीजा फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। एंड बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि वो फिर वहां का ही पर्टिकुलर सिटीजनशिप ले लेते हैं जिसको ग्रीन कार्ड कहा जाता है। ग्रीन कार्ड इज बेसिकली द परमानेंट रेसिडेंसी। परमानेंट रेसिडेंसी को बोला जाता है ग्रीन कार्ड। उसके लिए आपको ग्रीन कलर का कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो H1 वीजा सबसे ज्यादा पॉपुलर था। अब यहां पे करा क्या है, यहां पे इंक्रीमेंट कर दिया है इसके एप्लीकेशन फी का बाय अ वोपिंग अमाउंट ऑफ $100,000। $100,000 अगर अभी जो रेट है रुपीस की वो 88 है तो आप कह सकते हो ये हो गया 88 लाख रुपीस आपको एडिशनल देने हैं। ओके तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एडिशनल फी है, पहले से ही उसके ऊपर पे एप्लीकेशन फी, लीगल फीस लगती थी तो वो पहले ही बहुत एक्सपेंसिव था और अब आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये भी ऐड कर रखा है। इसके अलावा आपका जो यूएसए एक गोल्डन वीजा भी देता है। गोल्डन वीजा इज अराउंड कि अगर आप $10 मिलियन दे दोगे तो आप वहां पे आ सकते हो, ठीक है। अगर आपने इतने पैसे दे दिए तो आप वहां पे 1 मिलियन है। ओके 1 मिलियन अगर आप वहां पे दे देते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप वहां पे गोल्डन वीजा के थ्रू बिना किसी पर्टिकुलर कंडीशन के वहां पे उसके सिटीजन बन सकते हो। तो इफ यू आर एक्सट्रीमली रिच एंड यू वांट यूएस सिटीजनशिप तो आप इसके थ्रू भी आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ही ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांजैक्शनल कर दिया है। ओके तो H1B वीजा क्या हुआ है, इसके अंदर में एप्लीकेशन फीस जो है उसको एडिशनली $100,000 से इंक्रीज करा गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि H1B वीजा के जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं जो अप्लाई कर रहे थे, पॉसिबली दे वुड नॉट अप्लाई सिंपली बिकॉज इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। 88 लाख रुपीस
above the filing fees, legal expense etc. तो ये तो पहले से लग ही रहा था, इतना तो लग ही रहा था, लीगल एक्सपेंस लग ही रहा था, और अब ये $100,000 का भी वहां पे पुटअप हो चुका है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर साल नंबर ऑफ H1B वीजा कितने होंगे वो उन्होंने लिमिट कर रखा है टू 85,000 वीजास, यानी हर साल सिर्फ 85,000 ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स इस वीजा के थ्रू एंटर कर सकते हैं। और इंडिया के साथ यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि ये जो 85,000 वीजास हैं, मेजॉरिटी ये वीजास इंडियंस को ही मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, रिक्वायरमेंट इज एटलीस्ट आप बैचलर्स डिग्री, तो आप 12 के बाद नहीं जाओगे, आपके पास बैचलर्स डिग्री होगी, उसके बाद आप उसमें जा सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज जो रिक्वायरमेंट होती है कि H1B वीजा में अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो आपको जो यूएस के वेज लॉज है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू शो कि यू आर नॉट डिस्प्लेसिंग यूएस वर्कर्स। तो वहां पे जो पेमेंट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी हैंडसम, और वो इसीलिए होता है बिकॉज आपको ये चीज शो करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए यू डिड नॉट फाइंड एनी पर्सन ऑफ यूएस ओरिजिन। तो यूएस का सिटीजन आपको इस जॉब के लिए नहीं मिल रहा था इसके ऊपर पे, इसलिए आपने ये पर्टिकुलर हायरिंग करी है। और दिस इज द वीजा जिसके थ्रू बहुत सारे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स यूएस में एंट्री लेते हैं। ओके, बट दिस इज नॉट द ओनली वीजा। इसके अलावा एक और टाइप का वीजा होता है जिसको बोलते हैं हम L1 वीजा। अब H1B वीजा और L1 वीजा में डिफरेंस क्या है? H1B वीजा के अंदर में इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप पहले से किसी यूएस कंपनी के साथ या किसी ऐसी कंपनी के साथ जो यूएस में बिजनेस करती है उसके एम्प्लॉय होना, कंटिन्यूस एम्प्लॉय होना रिक्वायर्ड नहीं है। बट L1 वीजा बेसिकली उन कंपनीज के लिए है जो कंपनी लेट्स से MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, और जो पर्सन L1 वीजा पे यूएस आना चाहता है वो बिफोर हैंड पिछले 3 साल में, पिछले 1 साल से 3 साल के 1 साल के अंदर में वो एक यूएस कंपनी के साथ में जो उस कंपनी में ऑफिस रखती है वहां पे आपका जिस उस कंट्री में ऑफिस रखती है वो उसको वहां पे यूएस में बुलाना चाहती है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंटेल या गूगल ले लेते हैं। गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोई पर्टिकुलर आईआईटी पास आउट है, आईटी प्रोफेशनल है जो गूगल इंडिया का ऑफिस है हैदराबाद में, वहां पे वो लेट से जॉब कर रहा है और वो बेसिकली आपका एटलीस्ट 3 साल से वहां पे वर्क कर रहा है। ओके, और अब ये पर्टिकुलर पर्सन जो है नाउ या जो गूगल है इसको गूगल यूएस में शिफ्ट करना चाहती है, तो उसके पास में H1B वीजा का ऑप्शन भी था, बट यहाँ पे L1 वीजा भी उसको अवेलेबल हो जाएगा प्रोवाइडेड कि वो वहां पे वो इस पर्टिकुलर कंपनी में पिछले 3 साल से एटलीस्ट 1 साल से वो गूगल इंडिया में काम कर रहा था, तो अब वो गूगल यूएस के अंदर में आ सकता है। ओके, इसकी 2 कैटेगरीज है, एक है L1A, एक है L1B। L1A जो होता है वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स लेवल के ऊपर पे होता है और इसमें अप टू 7 इयर्स का आपको ये वर्क वीजा मिल सकता है, विच मींस आफ्टर 7 इयर्स यू हैव टू गो बैक। नेक्स्ट है L1B वीजा जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्टाफ के लिए होता है, ये अप टू 5 इयर्स का ही मिलता है, तो ये हायर लेवल पे हो गया और उसके बाद हो गया आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्टाफ के लिए। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है कि कोई लॉटरी नहीं निकलती इसके लिए जैसे H1 वीजा में निकलती है, इसमें कोई कैप नहीं है जैसे वहां 85,000 का है, कोई प्रिवेलिंग वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब नो नीड टू शोकेस की यहाँ पे आई कुड नॉट फाइंड एनी पर्सन ऑफ यूएस ओरिजिन टू वर्क मी। डुअल इंटेंट अलाउड है, मतलब कि आप 2 जगह से आप पर्टिकुलर काम कर सकते हो, और जो उनके स्पाउसेस होते हैं L1 के स्पाउसेस L2 में कवर होते हैं, तो L2s को मतलब उन स्पाउसेस को L2 वीजा मिल जाता है जिसके अंदर में दे ऑटोमेटिकली ऑल्सो गेट वर्क राइट्स, मतलब कि H1B वीजा के अंदर में H2 वीजा मिलता है, उसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है, बट L1 वीजा अगर किसी को मिलता है तो उसमें जो स्पाउस है उसको L2 वीजा मिलता है और उसके पास ऑटोमेटिक वर्क राइट्स मिल जाते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन? टाइड टू द सेम कंपनी, विच मींस कि आप कंपनी चेंज नहीं कर पाओगे, आपको उसी सेम कंपनी में रहना पड़ेगा, एंड देयर इज अ वेरी हाई रिजेक्शन रेट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, सो रिजेक्ट हो जाता है आपका वीजा। इसके अलावा और कौन सा वीजा है? एक F1 वीजा भी होता है, तो इन केस आप फ्यूचर में यूएस जाना चाहते हो पढ़ाई करने के लिए तो यू वुड गो ऑन अ स्टूडेंट वीजा विच इज द F1 कैटेगरी, बट इसको आप डायरेक्टली L1 में चेंज नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट मे मूव टू H1B वीजा लेटर बट कैन नॉट यूज L1 अनलेस एम्प्लॉयड अब्रॉड बाय अ मल्टीनेशनल पर्सन। तो लेट्स से आप यूएस गए पढ़ने, तो
आपको अगर गूगल यूएस वहां हायर करना चाहता है L1 के थ्रू, तो पहले उसे गूगल इंडिया, गूगल नीदरलैंड्स या किसी और कंपनी के अंदर में, अपनी ही किसी और सब्सिडरी के अंदर में आपको बाहर अब्रॉड में नौकरी करानी पड़ेगी। उसके 1 साल के बाद आप L1 वीजा के लिए एलिजिबल हो। बट H1B वीजा का अगर आप फीस फिल कर देते हो, अपना उसमें अप्लाई कर दोगे, लॉटरी निकाली जाएगी, आपका नाम आ गया तो आप उसमें भी पहुंच जाओगे। ठीक है, और L2 वीजा हम कर ही चुके हैं। ओके, तो ये हैं कुछ अलग अलग टाइप के वीजास जो हमें पता होने चाहिए थे। करंट कंटेक्स्ट यही है कि H1 वीजा का इंक्रीज हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे इंडियंस जो हैं उनके जो अपॉर्चुनिटी है टू गो एंड वर्क इन यूएस, वो अब यहाँ पे कम हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ईसी ब्रिंग्स इन ई साइन फीचर टू चेक मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी फॉर सीकिंग वोटर लिस्ट डिलीशन। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका कोई न्यूज एनालिसिस एक दिन का कुछ मिस हो जाए तो कोई इतना इश्यू नहीं होता है, बिकॉज न्यूज जो होती है वो आपके करीब करीब हफ्ते भर में तो रिपीट हो ही जाती है। तो अगर आपने हफ्ते का बिल्कुल ही मिस कर दिया तो आप वीकली रैपअप से उसे कवर कर सकते हो। इन केस 1-2 दिन का ही मिस हुआ है या एक ही दिन का मिस हुआ है तो या तो वो देख लो, या फिर नहीं देख सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है तो आप आगे का देखते रहिए, सो दैट कभी ना कभी न्यूज कवर हो जाएगी। जैसे हमने ये 20th को कवर करा था और वापस से 24th को ये न्यूज आई है, उसी में कुछ एडिशन हुआ है। यहाँ पे ECI ने क्या करा है, ई साइन का जो पर्टिकुलर फीचर है उसको ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब ये ई साइन का फीचर क्या है और ये इश्यू क्या है, तो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आप बताइए मुझे, राहुल गांधी जो है वो किस पर्टिकुलर पार्लियामेंट के हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो लोकसभा में है या राज्यसभा में? अगर वो लोकसभा में है तो राज्यसभा में कौन है? अगर वो राज्यसभा में है तो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? ओके, तो ये मुझे आप बता दीजिएगा। तो इन्होंने ये एलिगेशन लगाया था, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी अलंग करके, कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स थे उनके नेम्स को यहां पे डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम द वोटर लिस्ट थ्रू अ टेक्निकल फ्लॉ, थ्रू अ लूप होल इन द फॉर्म 7 मैकेनिज्म। फॉर्म 7 के मैकेनिज्म में एक लूप होल की वजह से उनका जो वोटर लिस्ट में जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। तो ही हैड रिक्वेस्टेड या ही हैज आस्क्ड कि ECI इसको करेक्ट करे और प्लस इसके ऊपर पे इन्वेस्टिगेशन करे कि कहीं यहाँ पे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं थे। एंड व्हाट द इश्यू इज दैट फॉर्म 7 के अंदर में कोई भी पर्सन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में किसी भी पर्सन का नाम डिलीट करवा सकता है। खुद का नाम अगर उसका गलत है तो वो उसको भी सही करवा सकता है, उसको भी डिलीट करवा सकता है और दूसरे का भी करवा सकता है। अब जब तक ये फिजिकल फॉर्म में हो रहा था तब तक तो इसके अंदर में जो क्रॉस चेकिंग थी वो प्रॉपर थी, बट ऑनलाइन के अंदर में एक लूप होल था। लूप होल ये था कि अगर मैं किसी का नाम डिलीट करवाना चाहता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सो व्हाट आई रिक्वायर इज जस्ट देयर वोटर ID नंबर। क्योंकि अगर मेरे पास वोटर ID नंबर है तो मैं वोटर ID नंबर उसका डाल दूंगा और फोन नंबर मैं मेरा डाल दूंगा। अब फोन नंबर डालने में इश्यू क्या है, फॉर्म 7 मैकेनिज्म के अंदर में जो ERO होता है आपका, जिसका काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का और इस वोटर लिस्ट में नाम्स को डिलीट करने का, वो यहाँ पे एक इंक्वायरी करता है और उस इंक्वायरी के थ्रू वो मुझे मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करता है। तो अगर मैंने उसको फोन आया तो मैंने मना कर दिया, मैसेज आया तो मैंने मना कर दिया कि यस मेरा नाम यहाँ पे गलत ऐड है एंड आई वांट इट डिलीटेड, तो आप एज अ पर्सन किसी भी पर्सन का यहाँ पे नाम डिलीट कर सकते हो। और इस तरीके से मोर देन 20,000 पीपल्स नेम हैव बीन फाउंड टू बी डिलीटेड और इसको उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन करा है। तो अब यहाँ पे आपके ECI ने क्या करा है, ECI ने यहाँ पे आधार बेस्ड ई साइन वाली फैसिलिटी ऐड कर दी है। सो इन केस इफ आई वांट टू फिल अ फॉर्म 6, 7, 8 जो होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, डिलीशन के लिए, इन पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए या उसमें चेंजेस करने के लिए मुझे अब एक आधार बेस्ड ई साइन करना पड़ेगा, जिसमें मेरा आधार, मेरा मोबाइल नंबर आपका इंटरकनेक्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर किसी ने फॉल्स क्लेम्स करे हैं, सो इट वुड बी वेरी इजी टू कैच दैट पर्सन बिकॉज उसका आधार उससे कनेक्टेड होगा। तो यहां से आप आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। बिकॉज अगर मेरा आधार कनेक्टेड होगा तो अगर मैं किसी और का दे रहा हूं तो मेरे आधार में मेरी फोटो होगी, मेरा नाम होगा और वहां पे किसी और का होगा, तो इजीली यहां पे ये रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। ओके, तो ये थी न्यूज। फॉर्म 7 की न्यूज हमने 20 को कवर करी थी और अब उसी का ही अपडेट हम देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया में इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट फॉर COP30। सो आपका जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी एनुअल आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है COPs, उसका जो 30th सेशन है वो इस बार होने वाला है। एंड यू टेल मी कि COP30 कहां होने वाला है। ओके,
कंट्री आई नो सबको पता होगा, बट आई जस्ट डोंट वांट द कंट्री बट द प्लेस ऑल्सो। सिटी कौन सी है, सिटी का नाम भी बताइए। ओके, और सिटी पे एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है रिगार्डिंग दिस COP30 ओनली। ओके, एंड द कंट्रोवर्सी इज कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपका UNFCCC का करा जाता है बिकॉज क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे इल इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। सो मेजरली तो हम यहाँ पे CO2 एमिशन को रिडक्शन करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हम इसे डिफॉरेस्टेशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि जंगल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्पेसिफिकली अमेजॉन फॉरेस्ट। और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए जो रोड बनाई जा रही है, जो एक पूरा एक्सप्रेस वे क्रिएट करा जा रहा है, वो एक बहुत बड़े जंगल को क्लीन करके करा जा रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है कि हम एक एनवायरमेंट सेविंग इनिशिएटिव के लिए एक एनवायरमेंट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, एनीवे, तो COP30 कहां होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहां पे हम देख लेते हैं इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट्स क्या हैं अहेड ऑफ COP30। ओके, तो इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि इंडिया कह रहा है कि मैं एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स को यहां पे रिवाइज करूंगा और उसको और भी बेटर करने का, और भी ज्यादा एक्सट्रीम करने का मेरा यहाँ पे बेसिकली इंटेंशन दिख रहा है। ओके, तो अब ये पर्टिकुलर एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स आते कहां से, तो सबसे पहले आपको समझना है पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट है ये आपका फाइनलाइज हुआ था ऑन COP21, जो 2015 में हुई थी इन पेरिस, जिसका आउटकम था पेरिस एग्रीमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट है, एटलीस्ट अभी तक का तो है ही, अब कुछ और बड़ा आ जाए अलग बात है, जिसमें सब कंट्री ने डिसाइड करा था कि हम ट्राई करेंगे कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और इंक्रीज ना हो, इसमें और एडिशन ना हो 2 डिग्री सेल्सियस का, एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल लेवल्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लेवल से 1900 से कंपेयर करें तो। ओके, और विल ट्राई कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट हो जाए। So we'll try to limit it to 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट ऑल्सो। और यहां पे बिकॉज एक कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा था कि हर कंट्री को क्या गोल करना चाहिए, तो एक बार का डिसाइड करा कि आप सब अपने खुद के इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, कि आप बता दीजिए आप क्या इंटेंड करते हैं कि आप कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इंडिया ने भी अपने INDCs को यहां पे रिलीज करा था इन COP26। ओके, COP26 जो आपकी कहां पे हुई थी, ग्लासगो में। ईयर आप बता दीजिए मुझे, ईयर आप बता दीजिए। ओके, एक हिंट आपको भी देता हूं, 22 से पहले का है। क्यों है, बिकॉज 22 में हमने अपडेट करे थे वापस से। एनीवे, ग्लासगो के अंदर में हमने उस ईयर में COP26 करा, और वहां पे इंडिया ने अपने अनाउंस करे पंच अमृत, द 5 गोल्स, इंडिया 5 INDCs को एक बहुत ही अमेजिंग नाम दिया गया, पंच अमृत, कि हम तो अमृत ही दे रहे हैं आपको। अब ये जो पर्टिकुलर अनाउंस करे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इसमें हमारे एक तो नेट जीरो का गोल था, और 4 आपके कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करने का, फॉसिल फ्यूल के यूसेज को रिड्यूस करने का, एट द सेम टाइम नॉन फॉसिल और रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करने के 2030 तक के गोल्स डिसाइड करे थे। ओके, और अभी 26 चल रहा है, 25 चल रहा है, नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें इन गोल्स को अचीव करना है। ओके, 22 के अंदर में हमने इन्हीं NDCs को अपडेट करके हमने और भी थोड़े बेटर यहाँ पे गोल सेट करे अपने लिए। पहला तो कि एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP वुड बी रिड्यूस्ड बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल। अब एमिशन इंटेंसिटी का मतलब ये है कि मैं कोई भी एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मैं कितना कार्बन प्रोड्यूस करता हूं, उसको मैं 45% से कम करूंगा। ऐसे समझिए कि अगर मैं 100 kg ऑफ स्टील बनाता हूं, और स्टील बनाने के लिए मैं कोल से फायर बनाता हूं और CO2 एमिशंस होता है, लेट्स से 100 kg पर्टिकुलर 100 kg स्टील बनाने के लिए लेट्स से कि मैं यहाँ पे 10 kg कार्बन प्रोड्यूस करता हूं, तो 2005 में, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एमिशन इंटेंसिटी को 45% से रिड्यूस करूंगा, तो अब मैं कोशिश ये करूंगा कि 2030 तक 100 kg स्टील प्रोड्यूस करने के लिए 10 kg नहीं 55% ऑफ 10 kg यानी अराउंड 5.5 kg ही कार्बन प्रोड्यूस होगा। तो ये होता है एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने का मतलब। एमिशन इंटेंसिटी क्या है, कार्बन एमिटेड पर यूनिट ऑफ GDP। ओके, कि एक यूनिट ऑफ GDP, अगर मैं एक यूनिट GDP बढ़ाना चाहता हूं, उसके लिए मेरा कितना कार्बन एमिशन है, तो मैं उसको यहां पे कम करूंगा। दूसरा मैंने क्या बोला था कि मेरा 50% इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज होगा, ये मैं अचीव कर चुका हूं। आप बताइए ये किस ईयर में अचीव किया है मैंने, यू टेल मी द ईयर जिसमें मैंने 50% इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वाला अचीव कर लिया है। और फाइनली कि मैं कार्बन सिंक्स बनाऊंगा, विच इज थ्रू बेसिकली थ्रू ट्री प्लांटेशन। तो एफॉरेस्टेशन करके
मैं 2 बिलियन टन से ज्यादा का CO2 इक्विवेलेंट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो ये पर्टिकुलर गोल्स मैंने आपके एनडीसीज के अपडेट करे थे। तो अब इंडिया यहाँ पे कमिट कर रहा है कि COP30 से, जो अभी COP30 होने वाली है, उसके अंदर में वो 2030 के जो इसका एमिशन इंटेंसिटी, एनर्जी एफिशिएंसी वाले टारगेट्स हैं, स्पेसिफिकली एमिशन इंटेंसिटी वाला टारगेट, इसको वो यहाँ पे और भी ज्यादा बेटर करेगा। एंड पॉसिबली बिकॉज हमने ये 50% वाला गोल अचीव कर लिया, तो हो सकता है हम इसको 50 को 60, 70 या कुछ और यहाँ पे चेंज करें। ओके, इसके अलावा एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके इस हैंडआउट के, इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर में कवर्ड है, तो इनका कहीं पे नोट बना लेना, क्योंकि ये कभी पहले डिस्कस नहीं हुए। जैसे कि यहां पे हमें एक पता पड़ता है कि ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म भी इंडिया ने इनिशिएट करा हुआ है जापान के साथ में। ओके, जिसके अंदर में दोनों मिलके जो आपके एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे आपका खुद से मिलके स्टार्ट करेंगे। दूसरा है, इंडिया प्लान कर रहा है अपना कार्बन मार्केट ओपन करने का बाय 2026, और 12 सेक्टर्स के अंदर, 13 सेक्टर्स के अंदर में ये कार्बन मार्केट वर्क करेगा। अब कार्बन मार्केट क्या होता है ये, तो आप समझिए कि यहाँ पे जब कार्बन मार्केट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो हर किसी इंडस्ट्री के अंदर में कार्बन को रिड्यूस करने के टारगेट दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 100 kg कार्बन प्रोड्यूस करते थे साल भर में, तो आपका टारगेट है 90 kg करने का। अब अगर आपने 90 kg कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाए, लेट्स से आपने 90 की जगह 95 यानी 5 kg ज्यादा करा है, तो एक तरीके से आपको कार्बन क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे टू शोकेस कि यस मैंने इतना कम कर दिया। तो लेट्स से कोई कंपनी है जो सोलर पावर प्रोड्यूस कर रही है, अब सोलर पावर से लेट्स से अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको मैं कंपेयर करूंगा कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना कोल लगता, और उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी को कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो आप एज अ कंपनी जिसने अपने टारगेट्स अचीव नहीं करे हैं, वो उस कंपनी से कार्बन क्रेडिट्स बाय करेगा जिसने अपना कार्बन एमिशन कम करा है। तो यहां पे वो तो इंसेंटिवाइज हो गया कार्बन कम करने के लिए, और आप डिसइंसेंटिवाइज हो गए हो कार्बन कम नहीं करने के लिए। तो उस चीज को लेके हमारा ये पर्टिकुलर मार्केट हम ओपन कर देंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरोपियन यूनियन भी अपने 2035 के गोल्स हमें बताने वाला है। अभी तक इंडिया का नेट जीरो गोल 2070 है और ईयू का नेट जीरो गोल 2050 है। ओके, बट 2035 तक के उसके क्या गोल्स होने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ग्रुपिंग, वो अब हमें 2030 नॉट 2030 COP30 के अंदर में आपका पता चलेगा। Another interesting point you should know, United States under Donald Trump has exited the Paris Agreement। वो पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है, और इसी से रिलेटेड अभी न्यूज आई थी कि चाइना ने जितना CO2 एमिशन को रिड्यूस करा है, वो सब कुछ ऑफसेट हो गया बाय इंक्रीज इन पॉल्यूशन, बाय इंक्रीज इन CO2 एमिशन बाय दिस पर्टिकुलर कंट्री US। तो बहुत ही सेल्फिशली बिहेव कर रहा है, एज अ बुली बिहेव कर रहा है, यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है US हर जगह पे। तो पॉसिबली जो ये इसका सुपर पावर का स्टेटस है, आई बिलीव कि कुछ साल में सारे कंट्रीज से फेड अप हो जाएंगे, एंड दे वुड स्टार्ट इग्नोरिंग US ऑल्सो एंड स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू US ऑल्सो, अगर वो इसी तरीके से अपनी पावर को मिसयूज करता रहा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रिमिनल पास अलोन कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू डिनाई बेल, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहां पे इंटरेस्टिंग केस है, उस केस को समझते हैं, और यहां पे वापस से जो गोल्डन रूल ऑफ बेल है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रेफर करा है। ठीक है, तो ये लीगल रीजनिंग के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए कि बेल का रूल क्या होता है। तो केस का इश्यू ये है कि केरला के अंदर में एक पर्टिकुलर RSS के पर्टिकुलर लीडर का यहां पे मर्डर हो जाता है, एंड दैट एक लीडर का मर्डर हो जाता है, और उसके बाद 2021 में जिस पर्टिकुलर ग्रुप के या जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में मर्डर के एलिगेशन होते हैं, उसको RSS के लोग और उसके साथ के लोग उस पर्टिकुलर पार्टी के एक लीडर को मार देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत क्या होती है, एक पार्टी या उसके लीडर्स ने दूसरे पार्टी के लीडर्स को मार दिया, RSS के लोगों को मार दिया, RSS के लोगों ने यहां पे एक उस पार्टी के पर्सन को मार दिया। ठीक है, तो यहां पे केएस शान करके SDPI का लीडर था, ही वॉज मर्डर्ड इन केरला, और उसको इसलिए मारा गया इन रिटेलिएशन फॉर किलिंग ऑफ एन RSS वर्कर। यहां पे पुलिस 10 एक्यूज को पकड़ती है, जिसमें से 5 RSS के वर्कर्स होते हैं। उसके बाद में सेशन कोर्ट जो होता है वहां पे वो उनको बेल ग्रांट कर देता है 22 में, बिकॉज वो पिछले 1 साल से जेल में थे और उसके अलावा उनका बिहेवियर भी सही था। तीसरा,
कोर्ट क्या पुलिस ने भी इस चीज को यहां पे कहीं पर भी काउंटर नहीं करा कि इनको बेल नहीं देनी चाहिए। ओके, तो सेशन कोर्ट्स ने यहां पे ऐसा कर दिया था। बट 2024 में केरला हाई कोर्ट इनकी बेल को कैंसिल कर देता है। इनकी बेल को कैंसिल करके बोलता है कि यहां पे ये पर्टिकुलर जो केरला हाई कोर्ट ने यहां पे क्या बोला कि ये पर्टिकुलर बेल रिवोक होती है बिकॉज जिन पर्सन को यहां बेल दी गई है उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रह चुके हैं, यानी उन्होंने पहले भी ऐसे क्राइम्स करे हैं और इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये विटनेस को यहां पे एप्रीहेंड कर सकते हैं, यहां पे या उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे उनकी बेल को केरला हाईकोर्ट कैंसिल कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें प्रिंसिपल बताया है। वो प्रिंसिपल ये है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अलोन कैन नॉट जस्टिफाई डिनायल ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बेल। अगर बेल डिनायल करनी है तो दिस कैन ओनली बी वन ऑफ द फैक्टर्स, ये आपका प्राइमरी या ओनली फैक्टर नहीं हो सकता है। तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अलोन कैन नॉट जस्टिफाई डिनायल ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बेल। और गोल्डन रूल ऑफ बेल जो है आपका कृष्णा अय्यर ने जो दिया था कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वापस से गोल्डन रूल ऑफ बेल को यहां पे फिर से बताया है। और क्या बोला है, डोमिनेंट पर्पस क्या होता है जब बेल को रिवोक करना है, इट शुड बी कि यहां पे वो पर्सन एविडेंस को टेम्पर कर सकता है या विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओनली इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप बेल को रिकॉग्नाइज, बेल को यहां पे डिनाई कर सकते हो, अदरवाइज आप बेल डिनाई नहीं कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट सी आ चुकी है आपके इस बेल के ऑर्डर के थ्रू। ओके, तो ये आपके लिए अदरवाइज बेल के रूल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो है एक पर्टिकुलर एडिटोरियल हम यहाँ पे देख रहे हैं विच इज रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ इंडिया और उससे क्या क्या लेसन्स लर्न करे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड की जो कंट्रीज आपके सोशल वेलफेयर में बिलीव करती हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि इंडिया आपके कंट्री के अंदर में जो मेन आपकी डिजीजेस हैं, स्पेसिफिकली द 12 इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो आपके चिल्ड्रन को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती हैं, उनको यहाँ पे बीमार कर सकती हैं, उनके लिए यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम करता है। ओके, और उसमें से एक आप सबको ही पता होगा, पोलियो का वैक्सीनेशन जो है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, वो बहुत पहले से आपका चलता आ रहा है। बट नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा भी 12 डिजीजेस के लिए इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाता है। ओके, तो यहाँ पे जो इंडिया है उसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम का नाम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का वैसे नाम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया और ये लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वर्ल्ड के अंदर में, जिसमें हम एनुअली अराउंड 2.6 करोड़ इन्फेंट्स को और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पे वैक्सीनेट करते हैं, सो दैट कि जो आपकी डिजीजेस हैं जो यहाँ पे किस तरह की डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ को फ्यूचर में इंपैक्ट कर सकते हैं या डेथ कॉज कर सकते हैं, उसमें हम यहाँ पे यूनिवर्सली सबको वैक्सीनेट करें। और इसकी वजह से वी हैव अ पर्टिकुलर डेटा ऑल्सो जो हमें सब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में गिवन है कि अगर अंडर 5 मॉर्टेलिटी देखी जाए, which means कि 5 इयर्स से और उससे कम की एज तक में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, सो इट इज रिड्यूस फ्रॉम 45 टू 31 पर 1000 बर्थ। ओके, तो एक पर्टिकुलर डेटा भी शो कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हैज नॉट बीन हेल्पफुल, वैक्सीनेशन हैज बीन हेल्पिंग अस इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वैक्सीन रिलेटेड डेथ्स आल्सो। ओके, अब यहाँ पे इंडिया की इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करी हुई है। पहला है कि इंडिया जो है 12 डिजीजेस के लिए फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है, विच मींस नो चार्जेस इज टेकन फॉर गिविंग दैट पर्टिकुलर वैक्सीनेशन। सो डू यू नो व्हाट आर द 12 पर्टिकुलर डिजीजेस जिसके लिए वैक्सीनेशन दी जाती है? तो पोलियो और मीजल्स ये सब आपने सुना ही होगा, बट देयर आर अदर डिजीजेस आल्सो। और one of the reason why we don't know much about or we don't hear about these much now is because vaccination के थ्रू अब हमने इनको बहुत हद तक एलिमिनेट ही कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल डिप्टेरिया पर्ट्यूसिस है, टिटनस है, पोलियो है, मीजल्स है, रुबेला है, सीवर चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, रोटा वायरस डायरिया है, हेपेटाइटिस बी है, मेनिंजाइटिस है, निमोनिया कॉज्ड बाय हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, इन्फ्लुएंजा
निमोनिया भी याद कर सकते हो, और न्यूमोकॉकल निमोनिया है। तो ये पर्टिकुलर 12 डिजीजेस हैं जिसके लिए आपका यहाँ पे आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा एक 13th डिजीज भी है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जिसके अंदर में आपके ब्रेन में और लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है। और जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है ये आपका कॉमन होता है जहां पे मेल न्यूट्रिशन होता है। तो आपके बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ट्राइबल बेल्ट्स हो गए, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उन एंडेमिक एरियाज के अंदर में आपके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में इवन जापानीज इंसेफेलाइटिस की भी वैक्सीन दी जाती है। और फिर हमने इसको फुल स्केल पे करने के लिए, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के लिए हमने इसको एक मिशन मोड में स्टार्ट किया था जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। इसको हमने 2017 में और भी ज्यादा मॉडिफाई करके बना दिया IMI, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 के अंदर। Okay, but we face challenges also. What are the challenges which India is facing? तो India remote migratory और vaccine hesitant populations को यहाँ पे बेसिकली टारगेट नहीं कर पा रहा है। तो रिमोट एरियाज में मिस हो जाता है हमारा, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है वो मिस हो जाती है। लेट्स से हम किसी एरिया में गए और वहां पे जो पॉपुलेशन थी उस सीजन में वो कहीं और माइग्रेट हो गई, किसी और स्टेट में चली गई, और वहां पे जब वो स्टेट से वो वापस आई तब तक यहाँ खत्म हो चुका था और वहां स्टार्ट हो गया। तो इस चक्कर में ये पॉपुलेशन मिस आउट हो जाती है। और थर्ड इज कि देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो वैक्सीन को लेके हेसिटेंट भी होती है, तो वो भी यहाँ पे रहता है। कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटजीज करी है सच एज जीरो डोज आउटरीच, डिजिटल ट्रैकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स आर एड्रेसिंग दीज गैप्स। तो ये गैप्स भी हम एड्रेस कर रहे हैं। तो बहुत हद तक पॉजिटिव ही है वैक्सीनेशन को लेके, जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करा है किस चीज पे, हमने यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव और आपके ट्रैकिंग इनिशिएटिव्स क्या लिए। तो एक हमारा है यूविन प्लेटफॉर्म। यूविन प्लेटफॉर्म जो एंड टू एंड वैक्सीनेशन को ट्रैक करता है फॉर चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन। जब भी इंडिया में कोई पर्टिकुलर इन्फेंट का बर्थ होता है एंड ही इज एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, तो उसका अपने आप एक डेटा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है यूविन ऐप के ऊपर पे, और वहां पे वो जो चाइल्ड है और उसकी मदर है उनका वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है वो एंड टू एंड इस पे ट्रैक होता है। थर्ड सेकेंड इज आपका एक सेफ वैक्स मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर में हम वैक्सीन सेफ है या अनसेफ हो चुकी है, ये आपकी वैक्सीन अब आपकी पुरानी हो क्या, एक्सपायर्ड तो नहीं होगी, इसको डिस्ट्रॉय करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, उन सब के लिए हमने एक सेफ वैक मॉड्यूल यहाँ पे अडॉप्ट करा है जिसके थ्रू हम वैक्सीन सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में ऑथर्स ने इंडिया के वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी से वर्ल्ड क्या क्या सीख सकता है उसको लेके ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमें प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, आंध्र प्रदेश असेंबली पासेस शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन बिल। अब ये क्या न्यूज है, तो इस न्यूज का कंटेक्स्ट समझा देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर में जो शेड्यूल कास्ट है उनको 15% रिजर्वेशन है, एसटीज है उनको 7.5 रिजर्वेशन है, ओबीसी जो है उनको 27% रिजर्वेशन है, और आपका जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% रिजर्वेशन है। टोटल हो जाएगा 59.5%। ओके, यहां पे हम बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की। यहां पे आंध्र प्रदेश ने क्या करा है, शेड्यूल कास्ट का जो पर्टिकुलर कास्ट है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट के अंदर में आंध्र प्रदेश में उनको सब क्लासिफाई कर दिया है। ओके, अब ये सब क्लासिफिकेशन क्या है, ऐसे समझिए कि शेड्यूल कास्ट के कैटेगरीज में लेट्स से 3 कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट ए है, एक बी है, एक सी है। अब शेड्यूल कास्ट ए और बी जो है ये तो थोड़ी फॉरवर्ड हो चुकी हैं, और लेट्स से और भी है, डी है, ई है, एफ है। ओके, बट जो पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट सी और डी है, ये दोनों कास्ट जो है ये इन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी बाकी कास्ट से पीछे रह चुकी हैं फॉर वन रीजन और दी अदर। हो सकता है इस पर्टिकुलर कास्ट के अंदर में एजुकेशन का पेनिट्रेशन, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रीच हुई हो, इस वजह से क्या हो चुका है कि ये पर्टिकुलर कास्ट जो है ये शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पा रही है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो शेड्यूल कास्ट में आती है वो या तो ए कैटेगरी के या बी के या ई कैटेगरी के लोग ही यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपके सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि आप शेड्यूल कास्ट का जो 15% रिजर्वेशन है उसको सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आउट ऑफ दिस 15% 3% सिर्फ और सिर्फ सी और डी कास्ट के लोगों के लिए ही यहाँ पे सब क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज थी पहले पॉसिबल नहीं थी बिकॉज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसको ओवर रूल करके नया जजमेंट दे दिया गया है। वो जजमेंट भी आपको पता होना चाहिए, और उस वजह से अब आंध्र प्रदेश ने भी शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, इंट्रोड्यूस क्या, पास कर दिया है। तो जो केस था जिसने मना करा था वो था ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2004 का जजमेंट है। इसको ओवररूल कर दिया गया स्टेट ऑफ पंजाब
वर्सेस दविंदर सिंह केस में। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस है आपका 2024 का है, आई थिंक 2024 का ये पर्टिकुलर केस है, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज अलाउ कर दी है। बट आंध्र प्रदेश इज नॉट द फर्स्ट स्टेट टू डू शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन, अ सदर्न स्टेट इज वन, ओके, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फर्स्ट स्टेट टू डू शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन। ओके, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भाई शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइज करने वाली पहली स्टेट कौन सी थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन ये कुछ फैक्चुअल डेटा है हमारे पास में, तो ये एलेट के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लैट में भी आ सकता है। क्लैट में ऑस्कर्स पूछे हुए हैं, तो ये तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स एज द नेम सजेस्ट, ये इंडियन गवर्नमेंट के पर्टिकुलर अवार्ड्स हैं और इस बार के 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स प्रेसिडेंट ने यहाँ पे प्रेजेंट करे थे। और इस बार के जो विनर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट द मेन वन। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, जो यूजुअली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह देखा जाता है, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड यहाँ पे दिया गया है मोहनलाल को फॉर द ईयर 2023, तो पुराने साल के दिए जाते हैं यहाँ पे। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, तो इस बार बेस्ट एक्टर मेल में मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और उनके साथ में विक्रांत मैसी को भी मिला है फॉर 12th फेल। अगर बेस्ट फीमेल एक्टर की बात करी जाए तो रानी मुखर्जी को फॉर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म थी 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर थे सुदीप्तो सेन फॉर द केरला स्टोरी। बेस्ट डेब्यू फिल्म थी आशीष बेंदे फॉर आत्मा पैम्पलेट, ओके, मराठी मूवी है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को, ओके। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, सो यू कैन नोट इट डाउन समवेयर, ओके। और बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, और होना चाहिए वैसे ये, तो सैम बहादुर को मिला है मेघना गुलजार की मूवी के लिए। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स मिला है नाल 2 को, जो एक मराठी मूवी है। बेस्ट एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक फिल्म की कैटेगरी में मिला है ये हनुमान को, जो एक तेलुगु मूवी है, एक एनिमेशन मूवी है, जिसको बेस्ट एनिमेशन अवार्ड मिला है यहाँ पे, ओके। तो ये 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, वन लाइनर्स हो गए सारे के सारे ये। तो ये क्लैट में भी आ सकते हैं बिकॉज 5-6 क्वेश्चन यही बन सकते हैं, और प्लस ये एलेट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। आईपीआर गांधीनगर प्रपोजेस रोड मैप फॉर इंडिया फ्यूजन पावर प्लांट्स। अब देखिए, अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो अभी तक प्रोड्यूस करी जाती है, वो करी जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, अभी आपने सुना होगा कि एक न्यूक्लियर फ्यूल है हमारा बहुत फेमस यूरेनियम, उसको एनरिच किया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235 या 238 भी ले सकते हैं इसके अंदर में, ये जो पर्टिकुलर यूरेनियम होता है, इसका जो एक एटम होता है उसको यहाँ पे स्प्लिट किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन करी जाती है और यहाँ पे एक यूरेनियम के एटम को स्प्लिट किया जाता है। फिशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, ओके। और ये स्प्लिट करने के लिए जो यूरेनियम का एटम है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है 2 एटम्स में, और इसकी ब्रेकेज के थ्रू एक एनर्जी निकलती है, प्लस इसमें एनर्जी आती है। ये जो पर्टिकुलर आपकी एनर्जी आती है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू टरबाइन मूवमेंट, ठीक है। तो टरबाइन मूवमेंट करके, जैसे वाटर को स्टीम करती है न्यूक्लियर एनर्जी, और उससे आपका टरबाइन मूव करता है, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक तो ये आपका फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, तो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सेकेंड इज इसका जो एंड प्रोडक्ट है, अपार्ट फ्रॉम योर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, और उसको डिस्पोज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और उस वजह से ये आपका एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं बन सकता है। बट ऑन द अदर साइड वी हैव unlimited energy, scope of unlimited energy through the process of nuclear fusion. This is the process which happens in sun. और यहां पे क्या होता है, यहां पे स्प्लिट की जगह 2 पर्टिकुलर एटम्स को मर्ज किया जाता है, ओके। तो यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, यहां पे जो पर्टिकुलर एटम होता है उसको फ्यूज किया जाता है, फ्यूजन में फ्यूज करा जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपके जो पर्टिकुलर सन है, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम को ऐड किया जाता है बाय पुटिंग एनर्जी, और इसमें क्या होता है, हीलियम प्लस एनर्जी बनती है। लेकिन अगर ये एनर्जी जो मैंने इनपुट करा है, उससे थोड़ी सी भी ज्यादा ये
आउटपुट थोड़ा सा एनर्जी का ज्यादा हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इससे मैं एनर्जी बना सकता हूं। और यहां पे आपका एक पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है ITER। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी पेरिस गए थे तो उसको विजिट भी करके आए थे। वहां पे सक्सेसफुली ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो चुका है कि आप जब एटॉमिक फ्यूजन एक्सरसाइज भी करते हो तो उसके अंदर में भी आप एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकते हो और उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हो। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का एडवांटेज क्या है? एक एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं है। दूसरा, वी हैव अबंडेंट हाइड्रोजन, तो उसको हम यहाँ पे यूज करके हीलियम इजीली बना सकते हैं। हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? H2O को ब्रेक करके आप हाइड्रोजन अलग कर सकते हो, उससे आप हीलियम को प्रोड्यूस करिए और हीलियम से आप प्लस एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, एक तो फायदा ये है। दूसरा है यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर का जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर डिजास्टर का जो केस है वो करीब करीब नेग्लिजिबल है या जीरो है। वाई सो? बिकॉज इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए आपको एनर्जी पुटअप करनी होती है। तो जैसे ही आपने एनर्जी देना बंद करा इन एटम्स को, यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी। बट यहाँ पे जो यूरेनियम वाली रिएक्शन होती है ये आपकी सेल्फ जनरेटिंग होती है। एक बार आपने इनिशिएट कर दिया तो ये अपने आप एटम ब्रेकडाउन होता रहेगा, और अगर आपने इसको कंट्रोल्ड वे में नहीं करा, अगर ये अनकंट्रोल हो गया तो ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर कर सकता है। बट यहाँ पे वो इश्यू ही नहीं है, तो इसलिए भी न्यूक्लियर फ्यूजन आपका प्रमोटेड किया जाता है। तो IPR गांधीनगर जो है वो एक रोड मैप दे रहा है इंडिया के फ्यूचर फ्यूजन पावर प्लांट्स के लिए, जिससे हम खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे विथ रिगार्ड टू आवर प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये है रिगार्डिंग योर न्यूज। लाइक आई टोल्ड यू कि इस बार का जो जनरल असेंबली है वहां पे कुछ बड़ा चेंज हुआ है। रिकॉग्निशन मैं बहुत बार कर चुका हूं, मुझे ये इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ती हुई लग रही है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज करा रहा हूं आपको। और ये जीके नहीं, लीगल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो फिर से यहाँ पे जो रिकॉग्नाइजिंग द पैलेस्टीनियन स्टेट है उसको लेके एक आर्टिकल आया है, तो यहाँ पे जीके के पर्सपेक्टिव से भी कवर कर रहा हूँ, लीगल के पर्सपेक्टिव से भी कर रहा हूँ। रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन है, व्हाट इज इट? तो फ्रांस ने और पोर्चुगल ने, एंडोरा ने, बेल्जियम ने, लग्जमबर्ग ने, माल्टा ने और मोनाको ने इन सब कंट्रीज ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। ओके, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को यहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब इस रिकॉग्निशन का क्या फर्क होगा? तो देखिए, वैसे तो ये रिकॉग्निशन जो है ये आज के टाइम में या गाजा के केस में सिर्फ एक गाजन्स के लिए एक मॉरल विक्ट्री है, एक डिप्लोमेटिक पर्टिकुलर स्टेप है। अदरवाइज इसका इजराइल के ऊपर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बिकॉज रिकॉग्निशन से चेंज क्या होता है कि अगर एग्जांपल किया फ्रांस ने गाजा को रिकॉग्नाइज कर लिया, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ कंट्री, सो ओनली थिंग इज कि ये अब पैलेस्टीन के साथ डायरेक्टली यहां पे कोई एग्रीमेंट साइन कर सकता है, उसके साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम यहां पे वो जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उसके लिए पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो अगर ये चाहे, अगर आगे जाके इजराइल गाजा में या कहीं एट्रोसिटीज करता है, तो बिकॉज दे कंसीडर इट एज अ कंट्री नाउ, तो ये इजराइल के अगेंस्ट में, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में, इंटरनेशनल लॉ में एक्शन ले सकते हैं। ओके, बट अदरवाइज डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है, इससे ग्राउंड स्टेटस जो है, ग्राउंड सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है और इजराइल कंटिन्यू कर रहा है। और अगर हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं, जब भी इस तरह से पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करा है, इजराइल ने वहां पे और भी ज्यादा अपना कंट्रोल इंक्रीज करा ही है। ओके, अब यहाँ पे मेजर पावर्स में जर्मनी इज वन कंट्री जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, एंड इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री विद द जूस। तो जर्मनी विच वाज रूल्ड बाय हिटलर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, उस टाइम में उसने हॉलोकॉस्ट कॉज किया था। मैनी जर्मन पीपल वर आल्सो सपोर्टिंग हॉलोकॉस्ट उस टाइम के अंदर में, फाइनल सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए ऑन मॉरल ग्राउंड्स अब वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड करता है। तो करंटली देयर आर टू मेन कंट्रीज जो इजराइल को वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक यूएस है और दूसरा जर्मनी है आपका। ओके, तो यहां पे इसका जो इमीडिएट मिलिट्री इफेक्ट है वो नहीं होगा। बट ये पैलेस्टीन के रिकॉग्निशन आपका होता कैसे है, कोई रिकॉग्निशन? तो हमारा एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है 1933 का, जो यूरोप के कंटेक्स्ट में स्टार्ट हुआ था, और ये स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमें बताता है। तो एक स्टेट के 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला, उसकी टेरिटरी डिफाइन होनी चाहिए, देयर शुड बी अ फिक्स टेरिटरी। एक, उसकी एक फिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए। एक, गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उसको गवर्न कर रही है। और फोर्थ इज दैट गवर्नमेंट शुड बी केपेबल टू एंटर इनटू स्टेट एग्रीमेंट, इंटर स्टेट रिलेशंस मेंटेन करने की उसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पे जो इजराइल है, बाय
स्टेटिंग कि वो गाजा को पूरा ऑक्यूपाई करेगा एंड मोर ओवर वेस्ट बैंक के अंदर में भी वो अपने जूइश कॉलोनीज को सेटअप करेगा। उसके थ्रू वो क्या करना चाह रहा है, डिफाइंड टेरिटरी को खत्म करना चाहता है, परमानेंट पॉपुलेशन को यहां पे खत्म करना चाहता है। गाजा के अंदर में अगर हमास को एंड कर देगा तो वहां की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कैपेसिटी टू एंटर इनटू इंटरस्टेट रिलेशन नहीं होगा, विच मींस कि जो हम स्टेट की क्वालिफिकेशंस मानते हैं दैट वुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। और इस बेसिस पे वो आपका काउंटर कर रहा है बाकी स्टेट्स को कि जब आप पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो ना तो इंटरनेशनल लॉ में वो रिकॉग्नाइजेबल है, और दूसरा अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो तो आप एक्चुअल में हमास को रिवॉर्ड कर रहे हो, टेररिज्म को रिवॉर्ड कर रहे हो यहाँ पे। बट फाइनली यहाँ पे इन कंट्रीज ने भी अब रिकॉग्नाइज कर लिया। लास्ट ईयर स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ने करा था, और अब और भी वेस्टर्न कंट्रीज जो यूजुअली इजराइल के फेवर में रहा है वो अब वहां से मूव हो चुका है। ओके, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन इजराइल? सो ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई इंपैक्ट नहीं होगा और इजराइल इज गोइंग टू कंटिन्यू। और अगर हम पुराना देखते हैं तो ईच इंक्रीमेंटल रिकॉग्निशन हैज इंक्रीज द इंटरनेशनल प्रेशर, which increase international pressure has led Israel to do more of this particular stuff. नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया टू होल्ड मेगा ड्रोन ड्रिल, कोल्ड स्टार्ट इन अक्टूबर टू टेस्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो अभी आपके पास 2-3 वन लाइनर्स और देखने में। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बताई थी। अब यहां पे आपको एक चीज रियलाइज करनी है कि हमने जब एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज अपनी शोकेस कर दी पाकिस्तान को, तो ना पाकिस्तान इज अवेयर कि हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या है और उनको काउंटर करने के लिए इट वुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग। सो व्हाट वी हैव टू बी डू, वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड, हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी और भी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बेटर करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए, हमारा ड्रोन कैसे चल रहा है, हमारा पर्टिकुलर जो हाइपरसोनिक वेपन्स है, हमारे डिफेंस सिस्टम है, क्या वो वर्किंग पोजीशन में है या नहीं है, उसके लिए हमने ये एक पर्टिकुलर ड्रोन ड्रिल यहाँ पे फ्यूचर में करने वाले हैं जिसका नाम होगा कोल्ड स्टार्ट। पॉसिबली, वी आर नॉट श्योर, पॉसिबली इट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन एमपी। ओके, व्हाट इज इट? इट इज योर यूएवी और ड्रोन ड्रिल या एक्सरसाइज, ठीक है। बट हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी यहां पे चेक होंगी, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल, यूएवी, ड्रोन्स हो जाएगा आपका, और इसके अलावा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, तो इन सबको यहां पे हम इस कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज के थ्रू यहां पे हम उनको चेक करेंगे कि हमारा क्या पर्टिकुलर है। पॉसिबली एमपी में करी जाएगी एक्सरसाइज अक्टूबर के मंथ के अंदर में। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर कोल्ड स्टार्ट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी इन मोरक्को, अनदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो याद रखना, एलेट इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो इनको अच्छे से कर लेना। तो इंडिया ने पहली अपनी प्राइवेट फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करी है मोरक्को के अंदर में। टाटा एडवांस ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ ने इसको ओपन करा है, और ये मोरक्को की, नॉट इंडिया की, मोरक्को की ये लार्जेस्ट डिफेंस फैसिलिटी होगी जो अब हम अपनी वहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो मोरक्को की तो लार्जेस्ट है और इंडिया की ये फर्स्ट ओवरसीज ऐसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमने फैसिलिटी ओपन करी है। नेक्स्ट और फाइनल न्यूज स्पोर्ट्स सेक्शन से देख लेते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट वन लाइनर, दो तीन क्या 4-5 इस बार वन लाइनर्स वाली न्यूज हमने कवर करी है। यूजुअली ये मिस आउट हो जाती है जब भी आप न्यूज ऐसे देखते होगे, बट हम इसको ट्राई करते हैं कि ये भी हमारी कवर हो। तो व्हाट इज द वन लाइनर्स, व्हाट आर द वन लाइनर्स आर? तो स्पोर्ट्स फैन के लिए, फुटबॉल फैंस के लिए तो ये उनको पहले ही पता होगा, बट बैलन डी'ओर जो आपका एनुअल फुटबॉल अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है इसको फुटबॉल की कैटेगरी में। जो बेस्ट फुटबॉलर्स होते हैं उनको ये मिलता है, मेल में अलग मिलता है, विमेन में अलग मिलता है। तो मेंस का जो बैलन डी'ओर है ये मिला है उस्माने डेम्बले को, फ्रांस के प्लेयर हैं ये, और पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मेन से खेलते हैं। पेरिस सेंट जर्मेन इज ऑल्सो द क्लब ऑफ द ईयर दिस ईयर। और व्हाई ही हैज बीन given this award? Because he led PSG to its first UEFA Champions League title, और he was the highest goal scorer also, and he did a lot of assists also. Women में किसको मिला है? Women में for the third consecutive year ये मिला आइताना बोनमाती को ऑफ स्पेन, जो थर्ड consecutive year हो चुका है इनको ये अवार्ड जीतते हुए, and she has also become the third player in history to achieve a 3 in a row win. इससे पहले मिशेल प्लेटिनी एंड लायनल मेसी 2009 से 12 भी ये चीज कर चुके हैं, एंड नाउ शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू डू सो एंड द थर्ड एथलीट टू बेसिकली विन दिस अवार्ड 3 in a row ऑल्सो। तो ये हो गए मैन और वुमेन। इसके अलावा और भी कुछ अवार्ड्स होते हैं। कोपा ट्रॉफी मिलती है जो बेस्ट अंडर 21
प्लेयर्स होते हैं उनके लिए, तो लमीन यमाल जो है इनको मेन में और विक्की लोपेस वुमेन में। लमीनी यमाल जो थे बैलन डी ओर के लिए भी नॉमिनेटेड थे, ही वाज द सेकंड बेस्ट प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। बेस्ट गोलकीपर को मिलता है यशीन ट्रॉफी, जो मिला है गियान लुइगी डोनारूमा को फॉर मेन का और हना हैम्पटन को फॉर विमेन के लिए। देन यू हैव जोआन क्रीफ कोचिंग अवार्ड, जो कोच को मिलता है, ये मिला है लुइस एनरिक को मैन के लिए और सेरिना विगमैन को विमेन के लिए। जर्ड मुलर टॉप स्कोरर अवार्ड मिला है विक्टर गायोकर्स को और एवा पजोर को। क्लब ऑफ द ईयर पीएसजी को मिला है। और सॉक्रेट्स अवार्ड जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क में मिलता है फुटबॉलर्स अगर करते हैं तो, ये मिला है जाना फाउंडेशन को। ओके तो ये सारे क्या है, ये सब वन लाइनर्स हैं। बिलीव मी दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई पैसेज आ जाएगा तो वो दो स्पोर्ट्स को भी जोड़ सकते हैं। लास्ट ईयर पेरिस ओलंपिक्स हुए थे तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी फीफा वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिलीव मी वो फुटबॉल रिलेटेड, चेस रिलेटेड, बैडमिंटन रिलेटेड, टेनिस रिलेटेड एंड इवन क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एक ही सिंगल पैसेज के अंदर में, और एलेट में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। ओके तो स्टूडेंट्स ये थे आज की न्यूज हेडलाइंस। हमने दोनों न्यूज़पेपर को होलिस्टिकली कवर करा है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लिए। तो अगर आप न्यूज एनालिसिस देखते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सो यू डू नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट योर करंट प्रिपरेशन। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आप चिंता फ्री हो जाइए, बिकॉज ये सब आपको पूरा प्रिपरेशन करा रहा है। ओके सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।